चलें जी, बैराक कल कहाँ थे हम? आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है जी, पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं और ये काम ऑलमोस्ट हर रोज होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, अभी तो मुझे नाम याद नहीं हुए हैं क्लास के अंदर बिकॉज वी जस्ट स्टार्टिंग आउट। ठीक है जी, जो जो मुझे याद है वो मैं पूछते चलूँगा। ठीक है जी, सबसे पहले प्रियम्बल का मंत्र ओम सॉफ सॉक सेकु डेमो डेमो रैप। नमा कौन लगाएगा? नमा भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ऑर्डर राइट, प्रियम्बल में यही था। एडॉप्शन की डेट क्या थी? 26 नवंबर 1950। ठीक है, खुशी है मुझे, खुशी है मुझे। ठीक है जी, अच्छा इनैक्टमेंट की डेट क्या थी? 26 जनवरी वाले हाथ खड़ा करें। कोई नहीं है कह रहे जी, तभी सेम चीज है राइट। कमेंसमेंट की क्या डेट थी? 26 जैन 1950। ठीक है जी, जस्टिस के आगे एस, हाँ SIP के साथ SEP, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ठीक है जी, उसके आगे क्या था जी? लिबर्टी, लिबर्टी सिनेमा जूते, लिबर्टी आगे कुछ नहीं, पूरा नहीं बोलना। थॉट बिलीफ एक्सप्रेशन फेथ, ना ना कुछ नहीं। शॉर्ट फॉर्म TEFW, या ये उल्टा सीधा था जो भी था, या ये ऑर्डर ठीक है? बैराक से चेक करें। थॉट बिलीफ TE, हर चीज एक एक MCQ है राइट। अच्छा, जस्टिस लिबर्टी, उसके आगे इक्वालिटी, इक्वालिटी में क्या था? SNO, SNO साउंड्स लाइक दैट S&P इंडेक्स राइट। अच्छा क्या था? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर इक्वालिटी पूछ लिया कि इकोनॉमिक दे दी कि इज इट गिवन इन द प्रियम्बल दैट इक्वालिटी इज इकोनॉमिक? नो, इट इज ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी राइट। अच्छा, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी आगे फ्रेटर्निटी राइट। अब यहां से हम शुरू होते हैं। फ्रेटर्निटी के अंदर वो कौन सा शब्द जो 42nd अमेंडमेंट लेकर आए थे? इंटेग्रिटी राइट। और यहां पे कौन से शब्द जो 42nd अमेंडमेंट लेकर आई थी? तो ये तीन मिलाकर 42nd अमेंडमेंट। ईयर गुड। तीन शब्द कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी राइट। पॉइंट टू पॉइंटर कि 1976 से पहले क्या हम सेक्युलर नहीं थे? वी जस्ट मेड इट एक्सप्रेस। एक शब्द हमने डाल दिया ताकि कोई डिबेट ना हो इसके बारे में। ठीक है जी, अच्छा 42nd अमेंडमेंट ये हो गया। मोस्टली प्रियम्बल, अच्छा प्रियम्बल के दो केस लॉज राइट। एक जिसमें प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाह वाह, अच्छा जी, इसमें नॉट अ पार्ट। एंड देन KB वर्सेस केरला। अच्छा, ईयर, ईयर 1976 या 3? 1970। गूगल भैया 73। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 1973 में कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1976 में अमेंड कर दिया गया प्रियम्बल। कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? यस, यस ऑफ कोर्स, because it has been amended. How many times? Once. Great. तो अभी तक तो हम अपने 280 के ट्रैक पे हैं, है ना। हर रोज मैं आपको याद दिला दूं, टारगेट इज 280 राइट। नहीं तो एक एक साल प्रिपरेशन करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, 280। नाउ वी कम टू आर्टिकल 1। ठीक है जी, गोरों से क्यों मोहब्बत है हमारी? रक्षा सेवक कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, इंडिया दैट इज भारत। हमेशा इंडिया पहले, क्योंकि गोरा गोरा जय गोरा, है ना, है ना। जो चीज अंग्रेजी में बोली जाए वो बढ़िया है
भारत है, थोड़ा बाद में बात करें, है ना। अच्छा, टेरिटरी दैट द, ये क्या बोलते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ द टेरिटरी में 3 ऑप्शन है, हमेशा याद रखेंगे 3 ऑप्शन। पहले कौन कौन से? स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी, तीसरा territories that may be acquired. And this option you must not forget in the exam, because this option में एग्जामिनर एक टैक्ट यूज करता है। उस टैक्ट का क्या नाम है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसे पता है कि यहाँ पे फंसेगा, तो वो ये डालेगा और क्वेश्चन फ्रेम करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एंड देन ए ओनली, ए एंड बी ओनली, ए बी सी, राइट। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। अच्छा, एक चौथा ऑप्शन होगा, टेरिटरीज मे बी सीडेड, ऐसा भी तो बना सकता है। क्या बेयर एक्ट में दिया हुआ है? Even if it is logically making sense, if the question is based on the wording of the Bare Act, you will not become R.S. Agarwal in a legal का question कि logical reasoning लगा के मैं काम कर रहा हूँ, वो काम आप नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, और क्या हमने करा था? शेड्यूल। शेड्यूल क्या था? कौन सा शेड्यूल करा था कल हमने? 1, राइट। And it contains, as of today, how many states and union territories? And 8. Great. तो 2, 8 and 8, right? अभी के लिए क्या पता भैया का कुछ आज क्या हुआ है? वो कह रहे तुम 1 साल से पॉपकॉर्न बनवा रहे थे उनसे बॉर्डर पर, पहले ही कर लेते। अच्छा, अब क्या होगा? अब इसका क्या इफेक्ट होगा? अब CAA वाले वापस आएंगे, वो कहेंगे कि देखो ऐसा है, इनका तुमने कर दिया, इनके सर पे कौन सा डायमंड लगा है, हमारे पे भी देखो। वैसे आर्टिकल 14 पे आ जाएंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एवरीवन इज इक्वल। तो उनको क्यों स्पेशल प्रेफरेंस? हमें ये कानून पसंद नहीं आ रहा, मेरे को इनकम टैक्स नहीं पसंद है, मैं कल से जा रहा हूँ सिंघू बॉर्डर पे, सोनीपत के बाहर जाके बैठ जाऊंगा कि भाई साहब इनकम टैक्स हटाओ, तो ये काम होगा। तो 28 and 8 एज ऑफ टुडे, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता। और वो पोर्टल कौन सा था जिसको हमने रेफर करना? no.gov.in। ये नो के अंदर ही सारे आंसर्स दे रखे हैं और सभी कुछ इसी वेबसाइट पे। द मोमेंट इट हैपेंस ऑन अ सरकारी पॉलिसी लेवल, इट हैज टू बी अपडेटेड ऑन सच अ वेबसाइट। नो रैंडम पोर्टल्स यू विल रेफर टू। अच्छा, कल अब क्या हुआ कि कल DOLLB 2021 की लिस्ट नहीं आई, तो हमें एक मैसेज आता है रात को of some very big star who's taking the exam कि भाई साहब ऐसा है, मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि ये तो DOLLB का पोर्टल में लॉगिन करो, लिस्ट आ रही है। सो सम वेबसाइट जिसका गूगल पे मतलब लिंक था, उसमें लिखा हुआ था DOLLB मेरिट लिस्ट इज आउट, प्लीज चेक इट ऑन योर पोर्टल। अगर ऐसा हुआ कि DOLLB की मेरिट लिस्ट आई और 15,000 यूट्यूब वीडियो उसी टाइम पब्लिश ना हुए, तो क्या मेरिट लिस्ट आई? नहीं आई। क्या व्हाट्सएप पे आतंक मच जाएगा 1 सेकंड में, चाहे रात के 3 बज रहे हो कि जागो जागो, पंजाबी इन द हाउस, है ना, जागो होती है ना हमारे यहाँ शादी के टाइम, तो पूरी पूरी बारात ढोल लेकर सड़क पे खड़े होंगे कि भैया मेरिट लिस्ट आ गई। तो मैंने वो भैया जी को बताया कि ऐसा है, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि हमारा फोन पे अभी आतंक नहीं मचा है कि व्हाट्सएप पे 15,000 मैसेज आ गए कि सर जी हो गया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आर्टिकल 1 तक हमने काम कर लिया, थोड़ा सा जरा हम पार्ट्स रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, पार्ट्स रिकॉल करते हैं। पार्ट 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 5 में क्या था? इनकी बीवी, ठीक है जी। 280 भैया को थोड़ा उधर कर लेते हैं, द यूनियन, ठीक है जी। अच्छा, पार्ट 5 ये हो गया, 1 सेकंड ना, पार्ट 2 तो रट्टा वट्टा, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हमारा छोटा हिंदुस्तान, इट विल बी कॉल्ड दिस, इट विल हैव सच एंड सच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड पोर्शन, क्योंकि एग्जाम में देखिए अभी तो सब बढ़िया ही है ना, अभी तो ना एग्जाम की घड़ी है, ना NTA का डंडा है, ना माता पिता का डंडा है कि तुम फिर से पेपर नहीं निकला तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर है। अब अगर प्रेशर में लॉजिकली अगर सोचना शुरू करेंगे, यू विल बी एबल टू सिक्योर मार्क्स बिकॉज यू नो द फ्लो। कल हमने क्या करा था? मेमोरी ट्रिगर्स, राइट। पहले हमने डिसाइड कर लिया हिंदुस्तान में क्या है, अब हम बताएंगे कि यार रहेगा कौन कौन,
पार्ट 2 सिटीजनशिप, अच्छा जी। पार्ट 3 क्यों फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में? अब ऐसा है ना, अब हमने पहले ये बता दिया कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान में कौन कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर इसमें लोग कौन कौन से रहेंगे, जिन्होंने बोला था वी द पीपल इन प्रियम्बल, एंड प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा था, टू सिटीजन्स, सिटीजन्स का वर्ड यूज किया गया प्रियम्बल में, चेक इन योर बेयर एक्ट whether it talks about foreigners or whether it talk about ये citizens है ना, अच्छा citizens है, तो इसके अंदर हमने अब citizens डिसाइड कर लिए, citizens जब हमने जी डिसाइड कर लिए अपने, then what happens, citizens डिसाइड करने के बाद क्या, अब इनको इनके फंडामेंटल राइट दे दो, सिंपल है ना, given where at any given point of time you will need to recall such parts, not all, whatever we keep on doing in the class, ठीक है जी। वकील कोई नहीं बनेगा 1 साल तक, एग्जाम स्पेसिफिक काम करेंगे और गाड़ी रोक लेंगे अपनी, ठीक है जी। पार्ट 4 भाई फंडामेंटल राइट तो हमने दे दिए, अब सरकार को हम क्या कह रहे हैं, कंसेशन मिलेगा क्या, फंडामेंटल राइट क्या था, कंसेशन नहीं मिलेगा, डीपीएसपी में क्या है, कंसेशन मिलेगा, देख लो, सोच लो, इट इज आफ्टर ऑल अ डायरेक्टिव, कि ऐसा है जब कानून बनाना तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। अच्छा, क्या हम कोर्ट लेके जा सकते हैं कानून डीपीएसपी के लिए, चक्कर में सरकार को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सरकार कहती है डीपीएसपी में, मान लेते हैं कि जी वो हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हाइपोथेटिकल कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनाया तो कोर्ट में खड़ा हुआ है कि इन्होंने कहा था हॉस्पिटल बनाने, नहीं, वो सरकार कह रही मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, आपके पास हैं आप बना लो। लेकिन फंडामेंटल राइट्स दे आर नेगेटिव इन नेचर, कि सरकार शैल नॉट डू दिस, द सरकार विल नॉट वायलेट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनलेस एंड अनटिल देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जब हम आर्टिकल 19 आज ही डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा कि व्हाट आर दोज सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी, डन। तो उसके अंदर जब सरकार को हमने मना किया था और उसने वो काम कर दिया तो हम कोर्ट लेके जा सकते हैं। और अगर सरकार ने ये कहा हुआ हो कि हम ट्राई करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट वाले भी भैया क्या करेंगे, मैं इसको क्या ही बोलूं भाई को, हम नहीं ट्राई करना था, हो गया। अच्छा मान लेते हैं हमने लिया ड्रॉप ईयर और पिताजी को बोला कुछ भी हो जाए इस साल आपके शहंशाह आलम पेपर क्लियर करके दिखाएं, ड्रॉप ईयर लिया, चलो हम DLLB का नहीं नीट वीट का कोई एग्जाम्पल ले लें ताकि बात हमारे पे ना आए और नहीं हुआ। अब पिताजी का डंडा, पिताजी के पास हक है ना, आपने जो कहा था वो नहीं हुआ है ना, अब तो दिक्कत की बात हो गई। तो ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में ऐसे अंतर समझ लेना। अच्छा और मान लेते हैं कि आपने सिर्फ ये कहा था देखो ऐसा है मैं ट्राई कर लूंगा, नहीं हुआ तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाऊंगा, 3 इडियट्स वाला। और पिताजी भी थोड़े चिल टाइप हैं, पिताजी भी इंस्टाग्राम पे रील रूल बनाते हैं, ऐसा कुछ समझ लें, है ना। मतलब पिताजी वो वाले लाइन है, पिताजी वो वाली लाइन दे रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, आओ इसको समाप्त करें, एक बोतल तुम करो एक बोतल हम करें। अब पिताजी वो वाले हैं, तो पिताजी चिल्ड आउट। अब पिताजी डंडा मार सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था कि देखो ऐसा है मैं ट्राई करूंगा, नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने ऐसी शर्त लगी कि जी मैं ये पूरे 1 साल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करूंगा, और पिताजी ने आपको रात को पकड़ लिया पबजी खेलते हुए, अब तो देखो डंडा बनता है ना। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में यही मामला है। अच्छा डीपीएसपी के बाद फिर इंदिरा गांधी जी दुखी हो गई थी, तो इन्होंने क्या करा, 4A के अंदर क्या था, आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एज वेल। तो अभी तक 42nd अमेंडमेंट ने बहुत सारी हरकतें कर दी हैं और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने मोस्टली आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दी थी, राइट। दैट इज व्हाई दिस अमेंडमेंट के ऊपर एमसीक्यूज आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंट इन एनी लॉ एंट्रीज। मतलब आप पूरी अमेंडमेंट्स छोड़ भी दें, 42nd, 84th, 86th, 99 से लेके 105, यू नो, देन वी फिल्टर आउट व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट व्हाटएवर इज नॉट।
Now we resume. We all did this in a matter of I think 2 hours yesterday. Now we resume from article 1 के अंदर ही थे या 3 के अंदर थे? Article 1 we had discussed, right? Right. Article 1 we had discussed. एक बार जरा तान्या को बुला के लाना. तान्या को बोलो उसको मीना को बुलाए जरा थोड़ा साफ करा दे, उसने गीला नहीं किया हुआ एंड डस्टर्स आरंट वर्किंग एग्जैक्टली. अच्छा, आर्टिकल 2 कल हमने डिस्कस करा था. एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, राइट? एंड हु हैज द पावर? पार्लियामेंट मे बाय लॉ. ये जो 4 शब्द हैं, पार्लियामेंट मे बाय लॉ, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में रिपीट होते ही चले जाएंगे. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जी, पार्लियामेंट हैज टू पास एन एक्ट to do such a thing, right? Yesterday we said this is the law for the lawmakers, to be interpreted by constitution. कौन इंटरप्रेट कौन करेगा? कल याद है ममता बनर्जी मोदी जी के बीच में हमने लड़ाई कराई, सुप्रीम कोर्ट. अच्छा मीना जरा ये थोड़ा सा ये गीला क्यों नहीं है, इसको हल्का से गीला कर देते, इसको जरा रब ऑफ कर दो, सारा रब ऑफ कर दो. अच्छा, स्कूल में क्या होता था जब तक हमारे इरेजर चल रहा है नटराज वाला, तो उसके अंदर स्कूल में क्या होता था, एक पंक्ति एक कविता के ऊपर हिंदी की क्लास में पोयम थी, पोयम के ऊपर एक क्वेश्चन आता था कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, मतलब क्या कहना चाहता है. कह रहे हम बताएंगे. और मुसीबत यह है कि कवि तो जा चुके हैं, है ना. और उसका आंसर क्या होता था कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि, यही था ना. आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, जो कि कल हमने बात करी थी, थोड़ी सी आर्टिकल के बारे में नहीं बात करी थी, बट 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी रोल क्या है? सेंटर कहता है कि कवि, इन दिस केस द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहना चाहते हैं कि मेरे पास ये पावर है. सेंटर, मोदी जी की सरकार ये कहती है कि मेरे पास ज्यादा पावर है. स्टेट वाले कहते हैं नहीं, कवि तो ये कहना ही नहीं चाहता था. तो कवि क्या कहना चाहता था, किस कोर्ट, कौन सा कोर्ट बताएगा? प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट का यही रोल है, अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. मेरा तो ये कहना है कि कवि कुछ कहना चाहता है तो कह क्यों नहीं देता? अरे इंग्लिश में वो कहते थे नहीं ये ब्लू नहीं है. This has some mysterious shades of the occult, esoteric that are not comprehensible to the naked eye. कवि कहता है दीदी मैं यही कहना चाहता था कि ये नीला है अब लेकिन कवि साहब तो जिंदा है नहीं. और ये प्राइमरली आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे. आर्टिकल 13 पे अभी जब हम आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है जी. आर्टिकल 13 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज प्राइमरली दिस, कवि क्या कहना चाहता है. बट उससे पहले हम आर्टिकल 4 तक गाड़ी पहुंचाते हैं, फिर आगे काम करेंगे. पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश. आर्टिकल 2 के नोट्स कल तैयार हो गए थे, आर्टिकल 2 के नोट्स तैयार थे. नाउ वी कम टू आर्टिकल 3 जिसके हमने नोट्स बना लेने हैं, राइट? ऑल MCQs टू बी कवर्ड. Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Okay. Parliament again may by law. That means every time the parliament has to do anything under article 3, it will pass an act. तो तेलंगाना जब बन रहा है तो एक एक्ट पास हुई होगी, करेक्ट? ठीक है जी. अच्छा, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट. ओके, सो ऊपर लिख लेंगे पार्ली. आज से इनका नाम पार्ले जी नहीं पार्ली हो गया है आपके नोट्स में. हर बारी पार्लियामेंट लिखने को ना पार्ली. ठीक है जी. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टी. अब आप वकालत की भाषा में आ रहे हैं क्या, कॉन्स्टी उठा के दे यार IPC उठा के दे. कह रहे जी वो इतना ही है कि जब आप भाषा सीख लेंगे किसी भी चीज की, थिंग्स बिकम इजियर. सो पार्ली. ठीक है जी. एज यूजुअल मे बाय लॉ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको रट जाएगा बाय द टाइम दैट यू रीच द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एंड ऑफ द बेयर एक्ट. फॉर्म अ न्यू स्टेट. पॉइंटर नंबर 1, फॉर्म अ न्यू स्टेट. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. पूरा सेंटेंस क्यों नहीं लिखने की जरूरत? क्योंकि आपके MCQ में दिया होगा वहां पे. अच्छा, और बेयर एक्ट से रिवाइज भी तो करेंगे. थोड़ा सा अपने नोट्स में इंटेंशनली कट शॉर्ट करेंगे ताकि यू हैव टू पिक दिस बेयर एक्ट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस
बिफोर आई गिव यू द स्पायरल ऑफ दोज पॉलिटी वाले नोट्स जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हम वाइवा से फिल इन करेंगे एंड दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना एंड ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत तो हम करेंगे ही करेंगे. अच्छा, फॉर्म अ स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू अ मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट. मतलब पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, दो स्टेट जोड़ के एक नया बना दे. क्या ऐसा कभी हुआ है? अच्छा, हाँ, पंजाब कभी कुछ हुआ है? इनफैक्ट जो ओरिजिनल, जब हम लक्ष्मीकांत वाली जो डिस्कशन करेंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा हिंदुस्तान जो आज है ऐसा तो था ही नहीं. 565 राइट, बहुत सारे थे. पेप्सू था, पेप्सी नहीं, पेप्सू. कभी देखे पंजाब साइड बस जा रही हो तो उसमें पेप्सू लिखा होता है. पेप्सू का क्या मतलब है? द ओरिजिनल नेम ऑफ पंजाब, जो कि पटियाला ईस्ट ऐसे करके स्टेट यूनियन ऐसे करके था, पेप्सू था. अच्छा, गुजरात was bifurcated out from Maharashtra. All of this happened thanks to reorganization of states on a linguistic basis. But first and foremost, let us cover the Bear Act. ये सारा काम लक्ष्मीकांत वाला है. Let us keep that or rather those notes completely separate. पहले Bear Act से MCQ कर लेते हैं. अच्छा, increase the area of the state. Good. Increase the area of a state. Decrease the area of a state. Right? अच्छा. And then what is this? Alter the boundaries. Alter. और alter के आगे ऐसे काम कर सकते हैं, boundaries या names. Who has all of this power? अच्छा, ठीक है. कल हमने क्या डिस्कस करा था? About something we did about federalism. Federalism was what? Primarily federalism means सेंटर अपना काम करे, स्टेट अपना काम करे, दोनों भाई हमारे खुश रहे. हमारे क्रिटिक्स जो थे उन्होंने हमें क्या कहा था? ये तो तुम ये तो बेकार हो, तुम क्वाजी फेडरल हो, तुम ऐਵੇਂ ही अपने आप को कुछ भी. मतलब जैसे अगर मैं आज चीखना शुरू कर दूं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूं, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बन जाते हैं लोग. जैसे ही वकील ग्रेजुएट होगा सबसे पहले अपनी बायो जाके चेंज करेगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट. क्योंकि 30,000 ही तो यक है ना. नहीं, शालीमार बाग कौन जाएगा डेट पे? कल गए थे ना हम लोग, प्रोमेनाड जाना है ना, बसंत विहार जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जब तक ये थोड़ी सफेदी नहीं ऐसे छा जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा गंज सा निकल जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर दाल नहीं गलती. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारे क्रिटिक्स ने हमें क्या कह दिया कि तुम फेडरल सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट. कह रहे अभी तो तुम पैदा हुए हो LLB की डिग्री लेकर. नहीं, अभी आप क्या हो? क्वाजी फेडरल. अच्छा, why have I introduced this point here? Try to connect. When Parliament has the power to form a new state, to increase your boundary, to decrease your boundary, to alter your name, किस बात के पूरे फेडरल हो? Point number 1. Point number 2 is emergency. Point number 3 is various other provisions of the constitution that we are going to see. That parliament actually has a lot of overpowering provisions that are given in the constitution so that it can overpower the state. That is why states and parliament are always locked in a battle. तभी ममता बनर्जी को मोदी जी पसंद नहीं है और मोदी जी क्या बोलते रहते हैं? दीदी, ओ दीदी. अच्छा, चलो आगे आ जाते हैं. अच्छा, प्रोविजो पे आइए. प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ओके, यहां पे पॉइंटर लिख लेंगे, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. क्वेश्चन आएगा, to establish a new state, a bill may be introduced in Lok Sabha, Lok Sabha only, Rajya Sabha only, दो ऑप्शन और होंगे, both, either, neither, ऐसे कर देगा. आप क्या मार्क करेंगे? क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि देखिए उसने क्या कहा, प्रोवाइडेड दैट द बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन, नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. बट उसने आपसे हाउस के बारे में पूछा था, उसने आपसे हाउस के बारे में पूछा था. हाउस तो आइदर ही है, बट यहां पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट
recommendation of president to intro bill necessary. So what happens now, since this is a question based preparation and not a philosophical one, क्योंकि हम यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे. If I were to teach this for the UPSC, GS, etc. and polity basically, I'll teach this in a very different manner in which we focus on answer writing, कि why this is the way it is. But since we are not required to deal with that in our exam, we will try to understand, या rather try to remember that recommendation of president to introduce bill is necessary. Question आएगा, which of the following statements is true about formation of states? देखिए, ये जो आर्टिकल आपके सामने आपकी बैराक में है ना, यही क्वेश्चन है. हम एग्जामिनर से 2 कदम आगे ऐसे चले कि ये इससे क्या क्या पूछ सकता है. देखिए, which of the following statements is true या incorrect? Recommendation of president to introduce bill necessary, correct? Can be introduced in Lok Sabha only, incorrect. Can be introduced in Rajya Sabha only, does not require the recommendation of the president. बन गया क्वेश्चन. पूरा ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कहेगा या तो एक पिक कर दो, या 1 and only, 2, 3, 2 and 3 only, या 1, 2, 3 are true, right? So if you have read the article very comprehensively, I believe that it should not be a problem, right? तो ये स्टेटमेंट लिख लिया सबने, आगे चलते हैं. अच्छा, where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or names of any of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of that state. So now we make a note यहाँ पर. What do we make the note as? देखिए, where the bill is affecting the area, आगे क्या है जरा पढ़ना कोई. Affecting the area, boundaries and names, बस ठीक है. Then the president has to refer the same to the state legislature. ठीक है जी. For expressing its views, जैसे वो जब किसी के घर मतलब ये वो वाला बात हो गई, जो वो न्यूज मीडिया नहीं जाती आपके घर में, मान लेते कोई दुर्घटना हो गई, वो आते हैं, आपको कैसा लग रहा है, कह रहे मेरा पेपर नहीं निकला और ये माइक लेके खड़ा हुआ है कि आपको कैसा लग रहा है. कह रहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चप्पल उतार के तुम्हारी चप्पल पिटाई करूंगा इस टाइम पे, है ना. ये वो हो गया कि प्रेसिडेंट साहब ने फोन करा, आपको कैसा लग रहा है, आपका नाम बदलने जा रहा हूं मैं. अच्छा, फिर आगे चलते हैं. Within such period as may be specified in the reference, or within further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired. कह रहे यार ये क्या बोल गया इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस. इस लंबे चौड़े सेंटेंस का सिर्फ एक ही तथ्य है, there is no period of reference that is defined in the constitution. So president ने क्या कहा, प्रेसिडेंट साहब किसी स्टेट के सीएम को ये फोन करके कह सकते हैं 2 हफ्ते में जवाब देना कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है. 2 हफ्ते में कोई जवाब नहीं आया, ना कर गई सामने वाली, यार मेरे को नहीं समझ में आ रही, क्या आपने अपने क्रश को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, कह रहे आज तक ब्लू टिक भी नहीं आया, और आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि नहीं क्या पता कहीं घूमने गई होगी, नॉट अवेलेबल होगा ना फोन. ऐसे आप अपने अंदर मन के अंदर कहानी गढ़ते हैं कि अरे नहीं ऐसे कैसे हो सकता. वो बाद में पता चलता उसने ब्लू टिक ही ऑफ कर दिए थे और कह रहे जवाब भी नहीं दिया. लेट अस से दैट you ask out somebody like this and then they don't reply. What is that? The answer is no. The answer is no. यही है ना भाई, सामने से जवाब भी नहीं आया, यहाँ पे ईमेल आता है कंसेशन दे दीजिए, मान लेते हैं मैंने जवाब नहीं दिया. What is the answer? The answer is no. फिर उसके बाद दोबारा ईमेल आता है, You haven't replied to my email from that date. उसे लगता है बेचारे को कि स्पैम में चला गया होगा. नहीं गया है, मैंने पढ़ लिया है, मुझे जवाब देने का नहीं मूड है, मैं नहीं दे रहा. तो आंसर इज नो. बट यहाँ पे सबसे पहले हम ये पॉइंटर लिख लेते हैं, नो टाइम पीरियड फॉर रेफरेंस, नो टाइम पीरियड डिफाइंड फॉर अ कॉल बैक. Call back of who? The state legislature to get back to the president in each and every unique case.
बेसिकली द प्रेसिडेंट विल डिफाइन, किसी को 2 महीने बोल देगा, किसी को 6 महीने बोल देगा, किसी को 2 हफ्ते बोल देगा, यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, कहीं ये लिखा है कि इज दैट, अच्छा मान लो स्टेट कह रहा है रामनाथ बाबू ये काम नहीं होगा, मान लो स्टेट ने अपनी डिसेंट दे दी कि नहीं हमें नहीं पसंद है, इज इट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट? डज द प्रेसिडेंट हैव टू फॉलो दैट? व्हाई? States views not binding on the president, but why? The key answer is why. बेयर एक्ट में नहीं दे रखा, बोला है क्या उसने? जब उसने नहीं बोला तो आंसर ना है। अगर वो यहां लिख देता एंड द स्टेट्स व्यू शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ही शैल रिकंसिडर द बिल, तो भाई वापस करना पड़ेगा ना। अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहे फोन काटो, दूसरे साइड पे हाँ जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करो तुम बिल। वो कह रहे फिर ये व्यू लिया ही क्यों था? क्योंकि बेयर एक्ट में लिखा है, लेना पड़ता है, बेयर एक्ट में लिखा है। अच्छा ऐसा क्यों होगा? अगर आपने इसी पर निबंध लिखना हो कि ऐसा है, ये प्रेसिडेंट ये पूरी प्रक्रिया क्यों करेगा, देन यू विल हैव टू आर्ग्यू योर पॉइंट टू सेव फेडरलिज्म। ऐसे तो बिना मतलब, फिर तुमने ये स्टेट बनाए ही क्यों थे? फिर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिठाते, यूएसए की तरह, बराक ओबामा टाइप बिठाते, मेरी इच्छा है मैं जो मर्जी करूं, एक ही बंदा। फिर ये हमने डिवीजन काट क्यों रखी है, राइट? तो इसलिए फोन करना बनता है कि भाई नोटिस तो दो सामने वाले को कि आपका नाम आज से सहज अरोड़ा नहीं वीरभद्र सिंह होने वाला है। वो कह रहे मैं मना कर रहा हूँ, कह रहे बेटा बाप है हम तुम्हारे, फोन काटो। बता रहे थे, पूछ नहीं रहे थे, है ना? फंडा क्लियर, प्रोसेस ठीक है जी। अच्छा सो इट इज नॉट, स्टेट्स व्यू इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, लिख लिया। अच्छा आगे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, इन दिस आर्टिकल इन क्लॉजेस A to E स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी। जरा क्लॉज A to E पे जाइएगा। अच्छा नॉमेनक्लेचर ऑफ रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 1, देन देयर आर क्लॉजेस, ओके, बट व्हेन यू रीड अ सेक्शन it is section 1, subsection 1, and then the clauses flow in and then the sub clauses flow in, but we'll get to those when we get to the IPC, which is next in line after constitution. But yahan pe article and clause, these are clauses, all right? A subsection or a sub article नाम की कोई चीज होती नहीं वैसे, they will not, these are always, जब भी ये alphabetical order में bullet point बनाए जा रहे हैं, they are clauses, all right? So always use the correct nomenclature. In this article, in clauses A to E, state includes a union territory. वाह, तो जो A to E पे जाइएगा जरा, आर्टिकल 3 में पिछले पेज पे, so we have to read it like form a new union territory by separation of territory, increase the area of any union territory, diminish the area of any union territory, right? जहां जहां state लिखा है, state is equal to union territory, तो एक पॉइंटर और बना ले, state is equal to UT in क्लॉज A to E, राइट? बहुत शानदार नोट्स बनेंगे, ठीक है जी। कहीं पता चले वो एलेक्स पे बिक रहे हो आगे, कह रहे नहीं 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 ये काम नहीं, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल राइट? ठीक है जी, हाँ जी। एक बार आप आर्टिकल 1 का बताइए, मतलब क्लॉजेस कैसे डिफाइन है, उसको समझ नहीं आ रहा। 1 So they are also, so article 1, clause 1, and then you go to sub clause ABC, राइट? सो दे आर क्लॉजेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया था ना इन्होंने, यहाँ पे तो इन्होंने सीधा देखिए आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट में बाय लॉ, देखिए 1 नहीं लिखा हुआ, सो देयरफॉर वी आर रेफरिंग टू ABC एज क्लॉजेस, बट इफ 1 is given then that becomes the clause and then ABC becomes the sub clause, ठीक है जी। so when you read let us say article 1 clause 3 sub clause A, that is how you read that, right? but यहाँ पे अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में बाय लॉ के आगे 1 लिखा ही नहीं है, तो वी आर गोइंग टू रेफर टू दीज एज क्लॉजेस, ठीक है जी। अच्छा स्टेट इज इक्वल टू यूनियन टेरिटरी, डन, राइट? अच्छा अब आगे आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन। अच्छा एक्सप्लेनेशन 1 में ही हूं, बट द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। प्रोविजो जहां पे भी ये बात प्रोवाइडेड दैट लिखी होगी जी, it becomes a, it is legally or in legal nomenclature called a proviso, ठीक है जी। तो अब वो कह रहा है
प्रोविजो डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी. थोड़ा सोच के देखेंगे कि व्हाई डज इट नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी. ये एक लाइट क्यों नहीं ऑन? व्हाई डज इट नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी? सोचें. वाह. व्हाई डज इट नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी? नहीं, देखिए वो कह रहा है प्रोविजो के अंदर यूनियन टेरिटरी. प्रोविजो में क्या था? प्रोवाइडेड दैट नो बिल, ये जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं आएगा, यही तो कह रहा है ना वो. क्लॉजेस A to E में स्टेट इज इक्वल टू यूनियन टेरिटरी कह दिया, और नीचे कह रहा है स्टेट डज नॉट मीन अ यूनियन टेरिटरी. देखिए जब स्टेट के बारे में हमने स्टेट के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है, यही है ना, स्टेट के साथ कोई छेड़छाड़ करनी, वी विल नीड president. So actually the president is acting as a double check on parliament कि कहीं parliament गुंडागर्दी ना कर रहा हो. इसीलिए हमने president को ले आया कि जरा एक बारी डबल चेक कर लेते हैं. लेकिन यूनियन टेरिटरी में क्या शब्द है? यूनियन. वो ऑलरेडी उन्हीं की है. वो कहता है तुमसे क्या पूछूं. अब वो गर्लफ्रेंड नहीं रही, अब वो बीवी है ना. अब फेरे हो चुके, तो अब सेंटर से अब वो यूनियन. अब वो कहता है भाई साहब ये तो आप ही की है, हम तो अपने आप ही काम कर लेंगे ना, बिकॉज इट ऑलरेडी बिलोंग्स टू द सेंटर. स्टेट के केस में फर्स्टली प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना आप बिल नहीं पास कराएंगे. देन प्रेसिडेंट विल आस्क स्टेट, हाँ जी कैसा लग रहा है. यूनियन टेरिटरी के केस में किससे पूछेगा? वो कह रहा है वो तो मेरी ही है, ये तो मेरी गाड़ी है, मेरे से मैं किसी दूसरे से क्या पूछूं. मान लेते हैं आप एक दोस्त की गाड़ी उधार ले आए, ठीक है जी, और वो थोड़ी सी आपने एक्सीडेंट कर दिया, ईश्वर ना करे, लेकिन थोड़ा सा हो गया, थोड़ी टचिंग बचिंग हो गई, स्क्रैच व्रैच पड़ गया. आप दोस्त को फोन करके पूछ रहे हैं कि मैं थोड़ी सर्विस करा के इसकी थोड़ी रबिंग पॉलिशिंग करा दूं. दोस्त भड़क गया, क्या कर दिया तुमने, ये वो फलाना. जब लेकिन अगर गाड़ी आप ही की है, आपको अब किसी से पूछने की जरूरत है. फंडा क्लियर है, ठीक है जी. वैसे मोस्टली एमसीक्यू नहीं आता यहाँ से, बट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे ये लिखा क्यों है. So we have now discussed all MCQs that can flow out from Article 3. Let's go to explanation 2 also. The power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory or any other state or union territory. So Delhi union territory, but it's a very special case. Delhi का it's a मतलब 239 AA के अंदर it's a very special case. It's not a standard union territory as such because the center के साथ साथ CM को भी कुछ powers हैं, but he's more like a glorified mayor. दिल्ली के अंदर जो होता है mostly controlled by the center. गाली केजरीवाल खाता है वो बात अलग है, लेकिन अच्छा क्रेडिट भी वही लेकर जाता है, लेकिन मोस्टली जो काम है सेंटर के पास. ठीक है जी. अच्छा तो क्या दिल्ली का कुछ हिस्सा किसी और स्टेट में मिला के कुछ और पैदा करा सकते हैं? वो कह रहा है हाँ जी करा सकते हैं. बट एमसीक्यू कहाँ आएगा? हु हैज सच पावर? तो उसके अंदर हमेशा ये याद रखिएगा, एक होगा पार्लियामेंट, एक होगा प्रेसिडेंट, एक होगा प्राइम मिनिस्टर, एक होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर. आप क्या मार्क करेंगे? पार्लियामेंट. क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि किताब में लिखा है. फंडा क्लियर है. इससे ऊपर इससे बाहर कुछ नहीं, एक्सेप्ट जजमेंट. जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कवि ये नहीं कहना चाहता, कवि तो ये कहना चाहता है. ठीक है जी. अब आते हैं पार्ट 2 नहीं आर्टिकल 4 पे आते हैं. लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स. एक और शेड्यूल पैदा हुआ है आज, तो सीधा इसी टाइम पे बेयर एक्ट में फोर्थ शेड्यूल पे जाएंगे. चलें शेड्यूल 4 में क्या दे रखा है? पेज नंबर 240 पे बाय द वे. शेड्यूल 4 में जो दे रखा है वो हमने काम कर लेना है, राइट? अच्छा शेड्यूल 4 में क्या दिया हुआ है जी? शेड्यूल 1 में क्या दिया था? यूनियन एंड स्टेट्स. तो बेसिकली क्या कर दिया गया? शेड्यूल 1 के अंदर ये कह दिया गया कि हमारे देश में कौन कौन सा स्टेट है और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है. शेड्यूल 4 में क्या कह दिया गया कि उन सेड यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स की कितनी कितनी सीटें राज्यसभा में हैं. राज्यसभा में इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट? इतना तो आई थिंक मोस्टली फोक्स विल नो, राइट? सो शेड्यूल 1 and शेड्यूल 4 therefore are sister schedules.
राइट। शेड्यूल जो हमने कल जो लिस्ट निकाली थी शेड्यूल्स की, उसके अंदर शेड्यूल 4 डाल देंगे। लिस्ट निकाली थी कि नहीं निकाली थी, मतलब बनानी शुरू करी थी, शेड्यूल 4 डाल देंगे। शेड्यूल 4 के आगे लिख देंगे जो इन्होंने टाइटल ऑफिशियल दिया हुआ है, एलोकेशन ऑफ सीट्स in the council of states, right? That is the formal statement that you will write, because that is the formal MCQ that is going to come. The MCQ, the option is going to read as this. So you're going to write schedule 4 and आगे क्या लिखेंगे, allocation of seats in the council of states. अच्छा, मान लेते हैं any time that you touch schedule 1, let us say that you eliminate a state or you form a new state, will you not give them representation in the Rajya Sabha? They will have some seats, right? Yes. Anytime you will amend this, you will automatically need to amend this. It's as simple as that. So Article 4 is talking about that only. Okay. So Article 1 to 4 के अंदर अब यहाँ पे आ रहे हैं 4 पे. Any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of law. ठीक है जी. And I'm not going to read this fully because that is irrelevant for our purpose. अब Article 4 Clause 2 में no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of Article 368. Now what is Article 368? Let us just have a cursory look. Open Article 368, which should be given in पार्ट 18 के अंदर. तो वो आ जाता है इमरजेंसी, शुड बी इन पार्ट 20 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. देख लेते हैं. ठीक है जी. पार्ट कौन सा है? 20. किस किस की थोड़ी दिल में धक धक हुई कि अरे इतने पार्ट्स हैं. नहीं, हो जाएगा सब कुछ सीक्वेंस में लॉजिकली समझ लेंगे तो हो जाएगा. स्ट्रेट रट्टा मारने की नहीं होगा. इसका वैसे जो मेरा जो ट्रिगर है वो ये करा हुआ है मैंने अपने दिमाग में. ठक चेंज करो इसको, ऑर्डर ऐसे जोक लगा दिया है मैंने. ऐसी शेड्यूल 10 है दैट कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन नेगेटिव याद रह जाता है. इसके अलावा विदाउट सच ट्रिगर्स, ट्रिक्स और व्हाटएवर इट इज लाइक मेमोरी ट्रिगर्स, राइट? वो क्या गाना क्या है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. कह रहे जैसे ही ये गाना चलता है वैसे ही आंख से आंसू आता है ना. और आदमी को वो 12वीं कक्षा वाली याद आती है, या 12वीं कक्षा वाला याद आता है जिसने आपकी जैकेट पे भी साइन नहीं करा था, है ना. और अभी तक वो पता भी नहीं है कि कहाँ पर है. चलो आजकल सोशल मीडिया में तो थोड़ा बहुत पता ही चल ही जाता है, लेकिन क्या पता कोई वो तो US चले गए और अब आप देख रहे हैं उसके तो बच्चे भी हो गए. कह रहे एक तो मेरा पेपर नहीं निकल रहा, इनके बच्चे निकल रहे हैं और ऊपर से परिवार वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई साहब ना तो आपका पेपर हो रहा है क्योंकि पेपर नहीं. अब शादी का किस किस पे अभी प्रेशर अभी तो नहीं आना शुरू होगा, अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन 3-1 साल के बाद पिताजी की कॉल आनी शुरू हो जाए, मम्मी की, बेटा फिर देख लो थोड़ी उम्र हो रही है. अच्छा मान लेते हैं कि रंजन जी के केस में, रंजन जी कहाँ गए? हाँ रंजन जी के केस में क्लैट में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्लैट PG स्पेशली के अंदर. तो रंजन जी के केस में नहीं, मतलब ये क्लैट वालों के केस में, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इन क्लैट. तो क्लैट PG के सीन में भी ये होता है, कई बार यही होता है कि अगर मेरा LLM नहीं निकला ना तो शादी करा देंगे मेरी. तो वो यूट्यूब पे आके बताएंगे मैंने LLM इसलिए करा था क्योंकि मुझे रिसर्च स्कॉलर बनना था. सच्चाई ये है कि मम्मी फेरे करा देती अगर LLM का पेपर. कई लोगों की ये भी मोटिवेशन होती है कि भाई साहब पेपर, हाँ ना मैं मैरिड नहीं हूँ, हम बच गए. अगर मैरिड होते तो इतनी टेंशन के साथ फिर इतने वो कह रहे ये सारा हंसी मजाक सब उड़ जाता. डिप्रेस कह रहे आए हैं आर्टिकल 4 लिखो, 1 लिखो, चलो घर जाओ. अच्छा जी आगे चलते हैं. ये फंडा क्लियर हुआ कि शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 व्हाई आर दे कनेक्टेड, राइट? ठीक है जी. For the amendment of the first schedule and fourth schedule, second is no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purpose of Article 368. Article 368 says power of Parliament to amend the Constitution. So if you have to amend the Constitution, which article will you need to use? 368. अब पार्ट्स वाली लिस्ट में जाइए और पार्ट जो भी हमने जो लास्ट लिखा था उसमें लिख लीजिए पार्ट 20 आर्टिकल 368.
ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, मतलब इतना इन द सेंस कि आर्ट अमेंडमेंट के बारे में जब 368 पे पहुंचेंगे तब बात कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन पार्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, सो वी आर नॉट गोइंग इन सीक्वेंस इन पार्ट्स एज सच। पार्ट 1 हमने करा, सीधा पार्ट 5, देन पार्ट 2, 3, 4, 4A, part 20. We will do the most important ones and as and when we encounter them in the constitution. ठीक है जी, अब चलते हैं जी पार्ट 2, सिटीजनशिप पे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ क्लॉज 2? जस्ट वन सेकंड। नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 3, सो इट वोंट बी काउंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो ये चेंजेस हो मेन में क्या लिखा है? हाँ जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं गिनी जाएगी। सो 105 अमेंडमेंट्स हैं, you will not find a single amendment that only relates to a formation of new state or whether when we are amending schedule 1, schedule 4, वो गिनी नहीं जाती। These 105 they are related to 368, these are proper constitutional amendment। तो 3 तरीके के amendment होती है, 368 पे पहुंच के उनके बारे में बात कर लेंगे। This is one of them, this is one of them, and then there are some indirect amendments जो कि आर्टिकल 13 में मैं आपको बताता हूँ, that those are literal interpretation based amendments, इसमें शब्द नहीं बदला लेकिन कवि क्या कहना चाहता है वो बदल दिया। ठीक है जी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5। हाँ जी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दे विल नॉट बी लिस्टेड इन दीज 105s, बट दे आर चेंजेस फॉर श्योर, बट दे विल बी ट्रैक्ड, right? They will be tracked. Constitution, the bare acts contain everything. Now we go to citizenship. Citizenship at the commencement of this constitution, actually citizenship से जितने भी MCQ आते हैं, they flow from Lakshmikant. So we'll just cover out 2 articles here, come back to citizenship. Your duty is to remind me when we are doing Lakshmikant module that we discuss citizenship in detail ताकि मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आर्टिकल 5, citizenship at the commencement of the constitution. At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India. What do you mean by domicile? जो यहाँ रह रहा है, महाराष्ट्र डोमिसाइल। MHCT किस किसने देना है? सभी देंगे मोस्टली, है ना? GLC, ILS जिंदाबाद, डैम गुड कॉलेजेस। बट डोमिसाइल मीन्स 85% तो मराठियों के लिए रिजर्व्ड है। मराठी है कोई? मराठी है, देन वी कैन ओपनली जोक क्या जी, मराठी है जिंदाबाद, GLC जाएंगे, राइट? बट आगे आ जाते हैं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट? अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोर्न इन इंडिया लिख लेंगे आप अपने नोट्स में, ज्यादा कुछ नहीं करना। बोर्न इन इंडिया, either of whose parents, right? Either of whose parents, ठीक है। And who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years. इसका मतलब क्या? हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947। तो 1947 से गिनूं या 1949 से गिनूं, ये 5 साल, या 1950 से गिनूं? जरा आर्टिकल की पहली लाइन दोबारा पढ़ना। कमेंसमेंट कब थी जी? 26 जनवरी 1950, गिवन इन आर्टिकल 394 लास्ट में, क्योंकि ये भैया भूल गए थे ना हमें नाम बताना और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? कि वो अच्छा पूरी रामायण निकल गई, ये तो बताया नहीं कि दशरथ नहीं, उसमें कौन था? दशरथ ही था आई थिंक, नहीं राम जी कौन थे? ऐसे ही जोक बना लेते हैं। शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। MCQ दिखाई दिया? क्वेश्चन पूछो, नहीं ऑर्डर नहीं, ऑर्डर इज इररेलेवेंट। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, खुद क्वेश्चन बनाओ। At the commencement of this constitution, every person who has at the commencement of this constitution, who shall be a citizen of India? Option A, who was born in the territory of India. Option B, either of whose parents. Option C, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years. अच्छा, option D, all of the above, क्या मार्क करेंगे? अच्छा, अगर मैं UPSC लेवल चले जाता हूँ सेम क्वेश्चन को लेकर, ऑप्शन डी दे देगा who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 7 years. फिर पिताजी का डंडा याद आएगा कि पेपर तो क्लियर करना था इस साल, एग्जाम में भी टिक टॉक टिक, और ये लगेगा कि पढ़ा तो था। अब वो 5 years याद नहीं आते ना, वो फ्रेंड वाली स्पेलिंग हो जाती है ना वहां पर। मुसीबत तो ये है, इसीलिए रेपिटेशन इज द की टू सक्सेस। ये आर्टिकल ये नहीं कि मैंने क्लास में करा दिए, रिवाइज दीज नोट्स। ये स्टैंडर्ड MCQ है, ये पूरी किताब MCQ है एक तरह से। ऑब्वियसली पूरी हमने नहीं करनी, शुक्र है भगवान का, नहीं तो ये कौन करेगा भैया, राइट?
बट मोस्टली ये सारे MCQs हैं, ये कंडीशंस याद रखनी है, राइट? सब कुछ मॉक टेस्ट सीरीज अभी वील स्टार्ट द मॉक टेस्ट इन February, ठीक है जी, एंड देन दोज विल बी एडेड टू योर अकाउंट्स इन द वेबसाइट, तान्या ऐड कर देगी, ठीक है जी, एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, ऑल ऑफ सच लेवल क्वेश्चंस आई हैव डिजाइन देम, यू वोंट फाइंड देम इन बुक्स, तो वो वहाँ पे ऐड कर देगी, सो डोंट वरी अबाउट, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम अदर बुक्स एज वेल, सो इफ यू कैन अफोर्ड टू सिंगल यूनिवर्सल जो लेनी है लेके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक्सपोज योरसेल्फ टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू दोस बुक्स इट्स एब्सोल्युटली फाइन, 10 years ऑफ एवरी एग्जाम, DULLB के मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होते ही हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे, बिकॉज पढ़ाना एक बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, वी आर गोइंग टू बी स्किपिंग ऑल ऑफ दीज एंड वी स्ट्रेट अवे गो टू आर्टिकल 9, बिकॉज एक्चुअली जो सिटीजनशिप में से जो MCQ आता है दैट कम्स फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट which appeared in 2019 or 2020 DULLB में, that what are the ways that you can get citizenship in India, naturalization, registration, ऐसा कुछ है, right? We'll just come to that MCQ when the time arises. Persons voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizens. Great. जरा आगे पढ़ते हैं, अक्षय कुमार आलिया भट्ट आर्टिकल, आलिया भट्ट कौन है, सिटीजन ऑफ विच कंट्री, यूके, देखें करंट अफेयर स्टैटिक जीके नहीं है, लेकिन ये फैक्ट कह रहे जी हाँ पूछो लिरिक्स पूछो हनी सिंह के गाने की, कह रहे क्या था वो, सूखा नशा ना करया करो, नहीं पता नहीं क्या बोलता रहता वो, नहीं अब तो बेचारा आउटडेट हो गया, रिहैबिलिटेशन में चला गया। अच्छा, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 or 8 इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। वाह वाह, अक्षय कुमार इज अ कैनेडियन सिटीजन, इज ही नॉट? Alia Bhatt is a UK की citizen. Why do you think that can be the case? Some people do it to avoid tax. I'm not saying that both of them have done it, but the example why both of these is there, because as soon as they have acquired the citizenship of any other country, you immediately stop becoming the citizenship of India. और शर्त क्या है, voluntarily acquired, ये नहीं कि किसी ने वो मुंह में कपड़ा ठूस के कहा अच्छा तू रशिया का सिटीजन है, तब तो चलता है, आप हिंदुस्तानी रहेंगे। जिस टाइम आपने हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ी या किसी और की एक्वायर करी, उसी टाइम आपने हिंदुस्तान की छोड़ दी। सो डुअल सिटीजनशिप इज बार्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए और उसके आगे आर्टिकल 9 लिखिए, विच, और उसके आगे लिख लीजिए प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप। इफ यू वॉलंटरली एक्वायर the citizenship of any other country, आलिया भट्ट का तो हमें केस नहीं पता, क्या पता वहीं पैदा हुई हो, यूके में पैदा हो सकती है, पता नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार तो पहले भाई यहाँ चांदनी चौक वाला बंदा था, तो इसने तो पक्का कैनेडियन सिटीजनशिप एक्वायर करी है। सो दैट मीन्स एज ऑफ टुडे ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन बाय लॉ, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ठीक है जी, फन फैक्ट फॉर लाइफ। अक्षय कुमार कहीं मिले तो छेड़ देना उसको। हाँ जी, ब्रेक हो गई है, ओहो अच्छा चलो ब्रेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उबासी वालों के लिए कह रहे जी क्या ब्लेसिंग है ना। अच्छा अब आगे चले, जरा 2 मिनट कर दें ताकि हम सीधा फंडामेंटल राइट से शुरू कर सकें। अच्छा आर्टिकल 10 छोड़ेंगे, आर्टिकल 11 पे आए, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। वो कह रहा है जितना विद दिस पार्ट, विच पार्ट आर वी इन, कह रहा है नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन, जितने हैं ये जो हमने नहीं पढ़े, कह रहा है हटाओ इनको सारों को। This part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with the respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. So Parliament has the exclusive power to enact a law that controls citizenship. और वो उनका क्या नाम है, Citizenship Amendment नहीं, Amendment Act, वो तो Citizenship Amendment हो गई ना, but the main is the Act, the Citizenship Act. It's as simple as that. क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, अंडर विच आर्टिकल डज द पावर हैव, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इनैक्ट द सिटीजनशिप एक्ट, आर्टिकल 11. नाउ सी, दे हैव नॉट डिफाइंड द एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को बोले बना लियो यार, राइट? तो जैसे कल हमने रंजन जी को मोदी जी बना दिया था, तो ये हमने गाइड बुक दे दिया आपको कि भाई साहब आप ऐसे कानून बनाएंगे,
तो इसके अंदर पार्लियामेंट इज बीइंग ऑथराइज्ड कि तुम काम कर लो, राइट. देन देयर इज अनदर ब्रांच ऑफ लॉ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें पार्लियामेंट कहता है मेरे ऊपर ना काम थोड़ा ज्यादा है, ये आईएएस वालों को बुला देते. मैंने ये एक्ट बना दी, इसमें सिर्फ 16 सेक्शन है. अब उसके अंदर ऑर्डर पास कराओ, ऑर्डर पास करा के दे कीप ऑन, तो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. मतलब वो पंजाबियों में एक कहावत है, कहावत क्या बोलते रहते हैं, मतलब जैसे मम्मी कुछ बोलेंगी कि बेटा ये कुछ काम कर दो, तो मैं आगे किसी और को बोलूँगा कि तू कर दे यार, जैसे वो मेरे ड्राइवर भगवान सिंह तू कर दे यार. अरे हाँ, नौकरों के नौकर, नौकरों के आगे उनके आगे उन नौकरों के चाकर. कह रहे एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, काम वही है लेकिन वो तीसरा बंदा करेगा, है ना. सो वी कीप ऑन डेलीगेटिंग द अथॉरिटी. सो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. वी आर गोइंग टू कम टू दैट बिकॉज उसमें से 2 क्वेश्चन निकलते हैं, एक मैक्सिम है और एक ये फंडा है, राइट. एंड इट्स अ पास्ट ईयर क्वेश्चन एज वेल. सो वी विल कम बैक टू इट. ओके, पार्ट 2 ओवर. कह रहे ये तो बड़ा जल्दी हो गया. अब आते हैं मेन क्रक्स, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स आफ्टर द ब्रेक, विच इज द बिग डैडी, जिसके ऊपर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन टिकी हुई है. एंड डू वी हैव सिजर्स? हाँ ठीक है, वी हैव आवर सिजर्स. विल रिज्यूम. ठीक है जी. अब ये थोड़ा कह रहे हैं ये ग्लेस पेपर और ये कैंची वेंची से काटना कूटना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही समझ में आते हैं. ठीक है जी, मिले 10 मिनट में, राइट. क्या टाइम हो रहा है? सो दैट वी आर बैक ऑन टाइम. 3:10ish, 3:15ish. Coffee on the house has arrived. ठीक है, ओके. सी यू in 10 minutes.